नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश सागर से समृद्धि में। मैं हूं प्रीति सिंह। अक्सर आप और हम सोचते हैं कि आसमान कितना ऊपर है, समुद्र कितना गहरा, इसमें क्या राज छिपे हैं। क्या कुछ ऐसा है जिसे हम जानते हैं? जी हां, समुद्र में ऐसा कुछ है। इसकी गहराई में छिपी हुई है तरक्की की राह। इस नीले पानी में घुला है विकास का रंग, और इसी रंग को सरकार किसानों के जीवन से जोड़ना चाहती है। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है, इसके नतीजे भी मिल रहे हैं। नीली अर्थव्यवस्था नीली क्रांति की तरफ बढ़ रही है। क्या है नीली क्रांति? क्या है इसे लेकर सरकार के उपाय? क्या है मछली पालन की चुनौतियां और आगे की राह? देखेंगे इस खास पेशकश के जरिए। बदलती विश्व व्यवस्था में दुनिया नई उम्मीदों के साथ भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था की मूल योजना अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया। साथ ही 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय भागीदारी के लिए 300 से अधिक समझौता ज्ञापन समर्पित किए गए। आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। हम सब जानते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड सी रूट से ही होता है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में आज दुनिया को भी रिलायबल और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की जरूरत है। इसलिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का ये एडिशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 9-10 वर्षों से हम इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। इस दौरान उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार की तस्वीर बदल देगा। हाल ही में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट ने वैश्विक व्यापार को गति दी थी। ये रूट दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना था। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल
और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा रहा है। आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। कंटेनर वेसल्स का जो टर्न अराउंड टाइम आज से 9-10 साल पहले 2014 में करीब 42 आवर्स था, वो 2023 में 24 आवर्स से 24 घंटे से कम रह गया है। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई है। सागरमाला प्रोजेक्ट से भी हमारे कोस्टल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से इस क्षेत्र को सशक्त करने के मकसद से योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। भारत की मैरीटाइम क्षमता मजबूत हो रही है। देश और दुनिया को इससे काफी फायदा हुआ है। हमारे प्रयासों से बीते 9 वर्षों में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत की रेटिंग्स बेहतर हुई है। साथियों, शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भारत में निवेश का न्योता दिया। हम एक ऐसे भविष्य की ओर से बढ़ रहे हैं जहां ब्लू इकोनॉमी ग्रीन प्लैनेट बनने का माध्यम होगी। फ्रेंड्स, दुनिया के बड़े बड़े मैरीटाइम ऑपरेटर्स भारत आए, भारत से ही ऑपरेट करें, इसके लिए भी भारत में तेजी से काम हो रहा है। गुजरात के आधुनिक गिफ्ट सिटी ने शिप लीजिंग को एक प्रमुख फाइनेंशियल सर्विस के तौर पर लॉन्च किया है। गिफ्ट IFSC द्वारा शिप लीजिंग कंपनियों को अनेक तरह की छूट भी दी जा रही है। मुझे खुशी है कि दुनिया की 4 ग्लोबल शिप लीजिंग कंपनीज गिफ्ट IFSC के साथ रजिस्टर भी करा चुकी है। मैं इस समिट में आई अन्य शिप लीजिंग कंपनी से भी गिफ्ट IFSC के साथ जुड़ने का आह्वान करूंगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 का भी उन्होंने अनावरण किया। ये रोड मैप बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार करता है। इस अत्याधुनिक योजना के अनुरूप प्रधानमंत्री 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया, जो भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए यानी ब्लू इकोनॉमी के लिए अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला भी रखी।
इस अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड टर्मिनल को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। ये टर्मिनल 18,000 TEU से अधिक भावी पीढ़ी के जहाजों का रखरखाव करेगा। ये शिखर सम्मेलन देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है। इसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया भर के मंत्री शामिल हुए। ये शिखर सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच भी प्रदान कर रहा है। देश की आर्थिक वृद्धि, बेहतर आजीविका और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग की जरूरत है। देश की ब्लू इकोनॉमी के लिए डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत समुद्रयान मिशन का ट्रायल शुरू हो चुका है। इस मिशन के पूरे होने पर अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद मानवयुक्त सबमर्सिबल बनाने वाला भारत छठा देश होगा। चंद्रमा और सूरज के लिए अंतरिक्ष मिशन के बाद अब भारत गहरे समुद्र में झांकने की तैयारी में जुटा है। भारत अब समुद्र की गहराई नापने और समुद्र के अंदर छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है। भारत अपने कोस्टल शिपिंग मोड का भी आधुनिकीकरण कर रहा है। बीते एक दशक में कोस्टल कार्गो का ट्रैफिक 2 गुना हो गया है और इससे लोगों को एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक ऑप्शन भी मिल रहा है। भारत में इनलैंड वाटरवेज के विकास से भी बड़ा बदलाव आ रहा है। पिछले दशक में नेशनल वाटरवेज की कार्गो हैंडलिंग उसमें करीब 4 गुना ग्रोथ देखने को मिली है। इसके लिए सरकार ने डीप ओशन मिशन की शुरुआत की है। वर्ष 2021 से 2026 तक 2 चरणों के लिए 4,077 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। डीप ओशन मिशन की गतिविधियों के तहत मत्स्य पालन, पर्यटन और समुद्री परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जलीय कृषि, समुद्र तल से उत्खनन गतिविधियां और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में मदद होगी। मिशन के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों से महासागरों की खोज, ऊर्जा, ताजा पानी और रणनीतिक खनिजों जैसे संसाधनों के संभावित दोहन में मदद मिलेगी। समुद्र के स्तर, तीव्रता और तूफानों की आवृत्ति जैसी चीजों के बारे में मिशन के वर्टिकल 2 के तहत विकसित की जाने वाली सलाह भारतीय तटीय क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए उपयोगी होंगी। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और मैग्नीज जैसे रणनीतिक खनिजों की खोज में इन संसाधनों के भविष्य के व्यावसायिक दोहन का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट्स और इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इसका निर्माण, आइलैंड डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज, मल्टी मॉडल हब्स का विस्तार, ऐसे कई बड़े काम इस योजना के तहत किए जाने हैं। इस कॉरिडोर से बिजनेस कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान कम होगा और बड़ी संख्या में जॉब्स का भी निर्माण होगा। इन्वेस्टर्स के पास ये एक बड़ा अवसर है कि वो भारत के साथ जुड़कर इस अभियान का हिस्सा बने। समुद्रयान परियोजना सितंबर 2021 में गहरे महासागर मिशन के तहत 119 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की गई थी। समुद्रयान मिशन गहरे समुद्र की खोज में भारत का पहला क्रू मिशन है जो गहरे समुद्र तल में 3 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। ये पनडुब्बी लगातार 12 घंटे तक ऑपरेशन कर सकती है और आपातकालीन मामलों में ये 96 घंटे तक ऑपरेशन कर सकती है। मत्स्य 6000 का ट्रायल चेन्नई के पास किया गया है और ये समुद्र में करीब 6000 मीटर गहराई तक सफलता से अपना काम कर चुकी है। इसे जल्दी समुद्र की और गहराई में ट्रायल लॉन्च किया जाएगा।
मिशन समुद्र तल से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को इकट्ठा करने के लिए शुरू किया गया है और ये समुद्र तल में 6000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। माना जा रहा है कि PMN का 10% हिस्सा अगले 100 वर्षों तक भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए उपयोग हो सकता है। इसके अलावा कई अन्य गतिविधियां समुद्रयान और ओशनॉट्स की ओर से की जाएंगी। चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी का निर्माण किया है। इस प्रोजेक्ट की सफलता दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाएगी। वहीं समुद्र की गहराई में कई ऐसे राज घुलेंगे जो पूरी मानव जाति के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस अभियान से भारत की ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है, लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है। समुद्रयान मिशन का लक्ष्य मध्य हिंद महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का खनन करना है। समुद्र की गहराई में गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटालिक मैग्नीज नोड्यूल, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट जैसे संसाधनों की खोज के लिए समुद्रयान को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की संरचनाओं पर अनुसंधान कार्य करना भी है। ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में भी शोध काम आएगा, जो कई वर्षों तक काम कर सकता है। इस मिशन के वर्ष 2026 तक साकार होने की उम्मीद है। भविष्य में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जमीनी संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। अधिकतर समुद्र तटीय देश महासागरों में विकास के नए संसाधनों की तलाश में जुटे हुए हैं। भविष्य की जरूरतों और भारतीय अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधनों की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य से भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी पर विशेष जोर दिया है। ब्लू इकोनॉमी के तहत अर्थव्यवस्था समुद्री क्षेत्र पर आधारित होती है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डायनेमिक बिजनेस मॉडल तैयार किए जाते हैं। साथ ही इसमें टिकाऊ विकास को भी सुनिश्चित किया जाता है ताकि बड़े पैमाने पर मानव कल्याण की ओर ध्यान दिया जाए। ब्लू इकोनॉमी के तहत समुद्र भी साफ सुथरा रखा जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर समुद्र से उत्पादन हो। ब्लू इकोनॉमी के तहत मुख्य फोकस खनिज पदार्थों समेत समुद्री उत्पादों पर है। इस एजेंडे के तहत समुद्र में पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। भारत के पास विशाल कोस्टलाइन है, मजबूत रिवराइन इकोसिस्टम और रिच कल्चरल हेरिटेज है। ये एक साथ मिलकर मैरीटाइम टूरिज्म की एक नई संभावना पैदा करते हैं। भारत में मौजूद करीब 5000 साल पुराना लोथल डॉकयार्ड एक विश्व विरासत है। एक तरह से लोथल क्रेडल ऑफ शिपिंग है। इस वर्ल्ड हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। डीप ओशन मिशन केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का हिस्सा है, जो आने वाले वर्षों के दौरान भारत की समग्र अर्थव्यवस्था के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। समुद्री संसाधनों के उचित उपयोग से ये किया जा सकता है। ब्लू इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। भारत की समुद्री स्थिति अद्वितीय है। इसकी 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। भारत के पास विशाल समुद्री संसाधन है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा और गरीबी से निपटने के लिए एक अवसर है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया,
मेक फॉर वर्ल्ड मैरीटाइम क्लस्टर्स के विकास के जरिए हम शिप बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम कर रहे हैं। हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर्स विकसित करने वाले हैं। शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत पहले ही ग्लोबली दूसरे स्थान पर है। अपने मेजर पोर्ट्स को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए भारत मैरीटाइम सेक्टर में नेट जीरो स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी एक उभरती हुई अवधारणा है जो हमारे महासागर या जलीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। ग्रीन इकोनॉमी के समान ब्लू इकोनॉमी मॉडल का उद्देश्य मानव कल्याण और सामाजिक समानता में सुधार करना है, साथ ही पर्यावरणीय जोखिमों और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन को कम करना है। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों को केवल आर्थिक विकास के लिए एक तंत्र के रूप में देखने से परे है। ब्लू इकोनॉमी केवल बाजार में नए अवसर नहीं उत्पन्न करती, बल्कि ये अधिक अमूर्त समुद्री संसाधनों के संरक्षण और विकास का भी प्रावधान करती है। ब्लू इकोनॉमी महासागरीय अर्थव्यवस्था के मुकाबले एक समावेशी मॉडल प्रदान करती है, जिसमें तटीय राज्य जिनके पास अपने समृद्ध समुद्री संसाधनों के प्रबंधन करने की क्षमता का अभाव होता है, उन संसाधनों का लाभ सभी तक पहुंचाना है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी न्यू इंडिया विजन में ब्लू इकोनॉमी को 10 प्रमुख आयामों में से एक बताया गया है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड का ऐसा कॉम्बिनेशन है। ऐसे वक्त मैं जब भारत 2047 तक विकसित भारत होने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, आपके लिए ये सुनहरा मौका है। मैं विश्व भर के आप सभी निवेशकों को फिर आमंत्रित करता हूं कि आप भारत आएं और विकास के रास्ते पर हमारे साथ मिलकर चलें। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग, सतत ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग का समर्थन करते हुए अपतटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन, लहरों, ज्वारीय धाराओं सहित महासागरीय धाराओं और तापीय ऊर्जा के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। 9 तटीय राज्यों, 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों में फैली 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ व्यापार का 95% समुद्र मार्ग के जरिए होता है और इसके सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान करती है। ब्लू इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में एक बड़े कार्यबल को शामिल करने की क्षमता है और पिछले कई दशकों से कम मछली पकड़ने, जलीय कृषि, मछली प्रसंस्करण, समुद्री पर्यटन, शिपिंग और बंदरगाह गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में ऐसा दृष्टव्य है। ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए पैकेज प्रदान करना, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए निवेश, तटीय समुदायों के लिए सीवेज और अपशिष्ट जल अवसंरचना, टिकाऊ समुद्रीय जलीय कृषि, शून्य उत्सर्जन समुद्री परिवहन और महासागर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन इसमें शामिल है। अगर भारत इस मिशन को पूरा करने में कामयाब रहता है तो समुद्र मिशन के लिए विशेष तकनीक वाला भारत 5वां देश बन जाएगा। देश ने हरित क्रांति देखी, देश ने सफेद क्रांति भी देखी, अब बात नीली क्रांति की हो रही है। नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन, किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनका जीवन बदलने के लिए एक जरूरी मिशन जिस पर सरकार का खास फोकस है। क्या है नीली क्रांति, क्यों है इसकी जरूरत और क्यों सरकार इस पर इतना ध्यान दे रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। जब कुछ बड़ा और नया हासिल करना हो तो बने बनाए रास्तों से हटकर कुछ करने की दरकार होती है। दशकों से लगातार ये बात हो रही थी कि किसानों की आय बढ़नी जरूरी है,
लेकिन सिर्फ पारंपरिक खेती के जरिए ये संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? सवाल था, उसका जवाब बना मछली पालन। अब पिछले कुछ साल में बदलाव की शुरुआत हुई है, नतीजे भी सामने आ रहे हैं। किसानों के लिए मछली पालन कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस साबित हो रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में किसानों को मछली पालन में हाथ आजमाते देखा जा रहा है। सरकार भी किसानों को नई नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मत्स्य पालन प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो हमारे देश की सामाजिक आर्थिक विकास में, खासतौर से ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 10 सितंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत के तहत मत्स्य पालन के क्षेत्र में आजादी के बाद की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से की गई। इस योजना का उद्देश्य था 5 साल में करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ इस सेक्टर की सूरत बदलना। योजना के लागू होने के बाद बीते 2 साल में मत्स्य पालन सेक्टर में उत्पादन से लेकर निर्यात तक अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। भारत आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झींगा उत्पादक और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है। यही वजह है कि भारत के मत्स्य क्षेत्र में मुनाफे की भरपूर संभावनाएं हैं। सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए इस दिशा में मछली पालकों और किसानों के फायदे के लिए काम कर रही है। इसी मकसद से साल 2015 में शुरू नीली क्रांति योजना और साल 2020 में 20,000 करोड़ रुपए निवेश वाली प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से मछली उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है। आजादी के बाद जिन सेक्टर पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, उनमें मछली पालन का सेक्टर भी शामिल था। आजादी के बाद से 2014 तक सिर्फ 3,682 करोड़ रुपए का निवेश इस सेक्टर में किया गया, जबकि 2014 से 2024-25 तक पीएम मत्स्य संपदा योजना, नीली क्रांति योजना और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड सहित 30,572 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च के साथ तेजी से काम चल रहा है। इस योजना को वित्त वर्ष 2024-25 तक लागू किया जाना है। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख लोगों के लिए नए रोजगार सृजन का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारत में मछली पालन और जलीय कृषि के लिए मौजूद क्षेत्र और विशाल संभावनाओं से संपन्न व्यवस्थाओं का ही असर है कि भारत विश्व में 112 देशों को सी फूड निर्यात करता है और विश्व में सी फूड का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए सरकार किसानों, मछली पालकों को 60% तक का अनुदान दे रही है। ये सेक्टर संभावनाओं से भरा हुआ है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जबकि विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। विश्व मत्स्य उत्पादन में भारत 7.7% योगदान देता है। साल 2017-18 तक भारत की मछली के कुल निर्यात में लगभग 10% और कृषि निर्यात में करीब 20% हिस्सेदारी थी। मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 1% और कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 5% से अधिक का योगदान देता है। साथ ही भारत में करीब 28 मिलियन लोग मत्स्य पालन क्षेत्र के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मत्स्य पालन उद्योग प्रतिवर्ष औसतन 9% की दर से बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत भी है। और इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश सागर से समृद्धि तक में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।